अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ लिए थे एंड वी आर वेरी वेल अवेयर कि किडनी का जो फंक्शन है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है, ब्लड को फिल्टर आउट करना है और उसी प्रोसेस में यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है। तो आज यूरिन फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली 3 सब प्रोसेसेस में डिवाइडेड है क्योंकि आपको अगर याद है तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी जो है या फंक्शनल यूनिट ऑफ जो किडनी है वो दैट इज़ द नेफ्रॉन। कि नेफ्रॉन उसका फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो नेफ्रॉन जो था वो 2 पार्ट्स पे कंप्राइज था, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। Renal corpuscle was made up of Bowman's capsule and the glomerulus, while the renal tubule comprises of proximal convoluted tubule, loop of Henle and the distal convoluted tubule. Then अब ये तो था उसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट्स आती थी जो कि सारे नेफ्रॉन में जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता था उसको कलेक्ट कर लेती थी। तो उसे और थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जो 3 सब प्रोसेसेस में यूरिन फॉर्मेशन डिवाइड होती है उसमें नंबर 1 है प्रेशर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन साफ कर देना और प्रेशर मीन विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर। देन द सेकंड वन इज द री एब्जॉर्प्शन, दोबारा से उसको एब्जॉर्ब कर लेना। एंड द थर्ड वन इज द ट्यूबुलर स्क्रीशन, के ट्यूब्स के फॉर्म में जो स्क्रीशन होगी दैट वन। तो क्या होगा कि अब देखते हैं कि क्या होता है कि रीनल आर्टरी, ये वाली जो आर्टरी आपको रेड कलर में शो की गई है, दिस इज नोन एज द रीनल आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो डायामीटर में साइज में बड़ी होती है। अब ये रीनल आर्टरी जो है फर्दर जाएगी, ये और स्मॉल हो जाएगी और ये आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएगी। सो रीनल आर्टरी करती क्या है, रीनल आर्टरी कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द किडनी। वो किडनी की तरफ तो रीनल आर्टरी ने ब्लड ले आई। इफ़ यू रिमेंबर कि रीनल आर्टरी जो किडनी की स्ट्रक्चर में थी, जो इसे बाहर की तरफ शो किया था, वो ब्लड तो ले आई, फर्दर जाके वो किस में डिवाइड हो जाएगी, वो आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि आर्ट्रियोल का डायमीटर एज कम्पेयर टू आर्टरी थोड़ा सा कम है। नाउ अब आर्ट्रियोल्स में वो डिवाइड हो गई है तो ये आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड हो जाएंगे कैपिलरीज के अंदर। और ये कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या बना रही हैं, ग्लोमेरुलस बना रही हैं क्योंकि ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब क्या होगा कि व्हेन द ब्लड रीचेज द ग्लोमेरुलस इट हैज़ अ वेरी हाई प्रेशर। ठीक है कि अब ये जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड रीच किया है उसका प्रेशर हाई है। क्यों प्रेशर हाई है, अब खुद देखिए रीनल आर्टरी का डायमीटर ज़्यादा था, उसके बाद उसका डायमीटर कम हो गया, मीन्स के आर्ट्रियोल में प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब आर्ट्रियोल और भी डायमीटर में कम हो गए, मतलब उनका डायमीटर पतला हो गया, कम हो गया और वो कैपिलरीज बन गई। तो अब ऑब्वियसली कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जब ग्लोमेरुलस में प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा ब्लड के अंदर वो निकल जाएगा और इस बॉमन्स कैप्सूल में आ जाएगा। देखो बॉमन्स कैप्सूल में क्या, अच्छा ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वो जितने भी मटेरियल होगा ब्लड के अंदर, चाहे वो वाटर है, वो सॉल्ट है, वो शुगर है, वो फिल्टर हो जाएगा। इवन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं होती वो फिल्टर हो जाएगा और वो कहाँ पर आ जाएगा, इस बॉमन्स कैप्सूल में। इधर देखें, ये आपका कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसमें प्रेशर क्रिएट था। अब ये कैपिलरीज का आपको पता है कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो काफ़ी थिन होती है, इतनी थिन होती है उससे इजीली कुछ भी पास कर लेता है और पोरस भी होती है। तो अब क्या था कि यहाँ से जितना भी मटेरियल था वो पास आउट होके कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इस बोमन्स कैप्सूल में आ गया है। अब बोमन्स कैप्सूल में आ गया है, लेकिन अब आपको के माइंड में ये भी आएगा कि ब्लड को भी आ जाना चाहिए यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में। तो ब्लड सेल्स जो होती हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं वो फिल्टर नहीं होंगे, वो इसी कैपिलरीज के अंदर रहेंगे क्योंकि दे आर लार्जर इन साइज, इनका साइज बड़ा होता है, जबकि कैपिलरीज के जो पोर्स हैं वो स्मॉल हैं जिसमें से ये ब्लड सेल्स जो आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स हैं वो सारे और जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो पास आउट नहीं होंगे। अब क्या होगा कि प्रेशर, अब तो ये जितना भी ये मटेरियल जो निकल के बॉमन्स कैप्सूल में आया था ये किसकी वजह से था, ये प्रेशर की वजह से था। तो अब हम इसको कहेंगे कि प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई है, कि फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से हुई थी तो प्रेशर फिल्ट्रेशन हो गई। तो अब ये जो फिल्टर मटेरियल जो था जो कलेक्ट हो गया था ग्लोमेरुलस के थ्रू, दैट इज नोन एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे आ गया? अब ये आ गया आपके बोमेंस कैप्सूल में। अब बोमेंस कैप्सूल में ये आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका फॉलो होगा। अब ये बोमेंस कैप्सूल से जो है ना, ये आगे फर्दर मूव करेगा आपके रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम में, तो रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप फॉलो होगा। अब रीएब्जॉर्प्शन होगी क्योंकि देखिए प्रेशर की वजह से आया था ना। अब प्रेशर की वजह से आप जैसे बोला शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो अब ब्लड हो सकता है, ब्लड को शुगर की ज़रूरत हो सकती है, सॉल्ट की हो सकती है, वाटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो तो पूरा करना है, उसके लिए रीएब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि सारा का सारा अगर बॉडी से चला जाएगा तो बॉडी में इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अब ये बोमेंस कैप्सूल से जो है ये जितना भी फिल्ट्रेट था, अब ये आ गया है किधर? ये आ गया है इधर रीनल ट्यूब्यूल में। अब रीनल ट्यूब्यूल तो 3 पार्ट्स में थी, प्रॉक्सिमल लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या करेगा कि ये अब फर्दर पास ऑन होता जाएगा इस कैपिलरी सिस्टम में, सॉरी इस ट्यूबिंग सिस्टम में। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो पूरा ट्यूब्यूल सिस्टम है, इनको किसने कवर किया है? इनको कैपिलरीज ने कवर किया है। अब यहाँ पे जितनी भी रीएब्जॉर्प्शन होगी, मींस कि यहाँ से ये जो कैपिलरीज है, यहाँ से ये मटेरियल को रीएब्जॉर्ब करके वापस ब्लड को दे देगा। अब देखते हैं कि इनके तीनों पार्ट में किस किस चीज़ों की रीएब्जॉर्प्शन होगी। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होगा एंड मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, जितना भी ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट था वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। Then the next one is the loop of Henle. Loop of Henle क्या करता है? It reabsorbs the salt. Like it helps in the reabsorption of the salt. कि salt की जितनी भी reabsorption होगी वो loop of Henle करवा देगा। एंड देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की अगर बात करें तो जितना भी वाटर होगा कि मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कि यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट वाले एरिया से जितना भी वाटर होगा वो रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। इससे रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगी क्योंकि किडनी ने होम्योस्टेसिस में तो मेंटेन करना है। देन द नेक्स्ट वन इज द ट्यूबुलर स्क्रीशन। ट्यूबुलर स्क्रीशन अब क्या होगी? जैसे आपने देखा कि जितना भी यूजफुल मटेरियल था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से जो यहाँ से आया था वो रीएब्सॉर्ब हो गया बाय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब क्या होता है कि सम वेस्ट मटेरियल्स लाइक आपका सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन आइंस हो गए, यूरिया हो गया, दे विल बी अगेन एडेड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू द रीनल ट्यूब्यूल। कि जब वो जो वेस्ट मटेरियल था ना, ब्लड कैपिलरीज में हो सकता है कि वो वेस्ट मटेरियल कुछ रह गया हो, अब वो वहाँ से दोबारा से इन रीनल ट्यूब्यूल में दोबारा से जो कैपिलरीज है ना उसकी वजह से इस ट्यूब्यूल में ऐड हो जाएगा। तो अब रीनल ट्यूब्यूल में जो मटेरियल ऐड हो गया उसको हम कहेंगे ट्यूबुलर स्क्रीशन, क्योंकि वो कैपिलरीज थी, कैपिलरी ट्यूब की फॉर्म में, और उसने उसमें स्क्रीन आउट करवा दिया। अब जब प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर स्क्रीशन हो गई है तो अब जो फिल्ट्रेट जो रीनल ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? उसको अब कहेंगे दिस इज द यूरिन। कि जितने भी वो तीनों प्रोसेस हो गए, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर स्क्रीशन, अब क्या होगा कि जो मटेरियल बन गया दिस इज़ नोन एज द यूरिन। अब यूरिन क्या होगा कि ये जाएगा कलेक्टिंग डक्ट्स में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स प्रेजेंट है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स जो है, सारी कलेक्टिंग डक्ट्स किडनी का जो पार्ट है रीनल पेल्विस वहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब किडनी का जो रीनल पेल्विस है वो उसे लेकर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में ये खुद से नहीं जा सकते, किसी पाथवे की रिक्वायरमेंट है तो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा। सम पैसेज ऑफ टाइम के लिए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द यूरेथ्रा, जो कि स्मॉल ओपनिंग है टू द आउटसाइड, दिस यूरिन विल पास्ड आउट इनटू द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। कि ये जितना भी यूरिन होगा वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी और बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा उससे गेट रिड हो जाएगा, कि बॉडी को वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये इस तरह ये था आज का टॉपिक। लेकिन एक बात आपको बताने के लिए कि जो आपका यूरेथ्रा होता है एंड जो आपके जो यूरिनरी ब्लैडर के एंड पे प्रेजेंट होता है तो सारे यूरिन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर यूरेथ्रा एक स्फिंक्टर्स है, लाइक मसल्स हैं, अगर ये मसल्स क्लोज कंडीशन में है, मीन्स कि आपकी बॉडी में जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन है वो बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा। लेकिन जब ये यूरेथ्रा, ये जो स्फिंक्टर मसल ये रिलैक्स हो जाती हैं तो जितना भी यूरिन होता है वो बाहर पास आउट हो जाता है।
तो ऑलमोस्ट आपको यूरिनेशन करने की अर्ज कब होती है, ज़रूरत पड़ती है, जब आपके यूरिनरी ब्लैडर में एटलीस्ट 300 to 400 ml ऑफ यूरिन कलेक्ट हो जाए। जब उतना कलेक्ट हो जाता है तो रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है, मसल इम्पल्सेस आते हैं, ब्रेन को वो सिग्नल्स देते हैं एंड देन आपके जो है स्फिंक्टर मसल डायलेट करते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं और तभी वो जो यूरिन है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर बेबीज़ की बात करें तो बेबीज़ का जो सिस्टम है रिफ्लेक्स एक्शन का या फिर उनका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा हाईली कंट्रोलेबल नहीं होता, इसलिए वो किसी भी टाइम पे यूरिन कर देते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू हैव अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।